हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक। आज हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 12th और ओसी का हमारा सब्जेक्ट है। चैप्टर नंबर 10 आज हम शुरू करने जा रहे हैं, विच इज़ रिगार्डिंग मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मेरा पर्सनली बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ पे एक आपको फ्रीडम मिलता है अपना दिमाग लगाने का, योर इनोवेशंस, योर क्रिएटिविटी, योर न्यू आइडियाज़ एंड एवरी टाइम समथिंग न्यू। मतलब मार्केटिंग करनी है तो जितना आप कुछ नया अप्रोच ट्राई करोगे, हो सकता है कि आपको सक्सेस जल्दी मिले, क्योंकि जो चीज़ें अब तक नहीं हुई है ना, वो जल्दी अट्रैक्ट करती है ना। मार्केटिंग में वो चीज़ होती है कि कोई नया कंसेप्ट, कोई नया आइडिया जब आप लगाते हो तो वो बहुत जल्दी पॉपुलर हो सकता है, ऐसा भी पॉसिबल है। तो वही चीज़ हम यहाँ पे देख रहे हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट के केस में। हम कुछ चीज़ें, कुछ कंसेप्ट यहाँ पे सीखेंगे। जैसे इंट्रोडक्शन में उन्होंने समझाया हुआ है कि भाई मार्केटिंग का प्रोसेस क्या होता है, इसके बारे में बात होगी। क्या आइडियोलॉजीज़ यूज़ होती हैं, मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, प्रमोशन कैसे करते हैं, एडवर्टाइजमेंट कैसे करते हैं, तो ये सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करने वाले हैं। इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, जैसा अभी यहाँ से पता चल रहा है। तो एक एक करके हम इसको समझ लेते हैं, और भी बहुत सारे कंसेप्ट हैं। बड़ा चैप्टर है, ये टाइम लेगा, बट आराम से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, और जितने लाइव एग्जाम्पल्स यूज़ कर सकते हैं उतने हम करेंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में ये बता रहे हैं कि कंज्यूमर इज़ द किंग ऑफ द मार्केट इन मॉडर्न एज। ठीक है, वो बात तो सही है, आज सब कुछ कंज्यूमर के कंट्रोल में है, और कहीं ना कहीं कंज्यूमर जो है वो अपनी चॉइस, अपनी प्रेफरेंस और अपनी डिमांड्स रख सकता है। तो वही चीज़ यहाँ पे हो रही है। तो क्योंकि ऑप्शंस उसके पास इतने हैं, ऑनलाइन आज हर कोई अपना बिजनेस चला रहा है, हर कोई ग्रो कर रहा है, तो इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि कंज्यूमर इधर से उधर हो जाएगा। तो आप उसके हिसाब से आपको चलना ही पड़ेगा। अगर आप सेलर हो तो आपको उसकी डिमांड्स का ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हर कंज्यूमर की नीड्स को सेटिस्फाई करना, उनको फुलफिल करना, सारी ऑर्गेनाइजेशंस कंटिन्यूसली उसके पीछे लगी है कि कैसे कस्टमर को रिटेन करके रखें। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इट रिजल्टेड इन अ स्पीडी ग्रोथ ऑफ प्रोडक्शन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन मतलब वो फेज़ जब इंडस्ट्रीज़ को बहुत ज़्यादा डेवलप करने के ऊपर स्ट्रेस दिया गया, तो उसके बाद इतना जल्दी प्रोडक्शन और ये सब में ग्रोथ हो गया, तो कंज्यूमर की जो नीड्स हैं वो फुलफिल होनी शुरू हो गई। और उसके साथ साथ जो प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने क्या किया, डिफरेंशियल प्रोडक्ट्स को मार्केट में उतारना शुरू कर दिया, और इससे भी एक अच्छा खासा कंपटीशन क्रिएट हो गया। ना व्हाट इज़ डिफरेंशियल प्रोडक्ट्स? डिफरेंशियल प्रोडक्ट्स का मतलब ये है कि जहाँ पे हम देखते हैं कि आपका प्रोडक्ट और मेरा प्रोडक्ट एक दूसरे से कुछ एस्पेक्ट्स में अलग है। मतलब मैं अगर एक पर्टिकुलर मोबाइल फ़ोन बेच रहा हूँ और आप भी मोबाइल फ़ोन बेच रहे हो, तो आपके मोबाइल फ़ोन में और मेरे मोबाइल फ़ोन में कुछ तो ऐसा डिफरेंस होना चाहिए जिससे कस्टमर जो है वो मजबूर हो जाए कि या तो वो आपका फ़ोन खरीदेगा या मेरा। मतलब ऐसा नहीं हो कि एकदम ही सेम हो। तो हम कंपनीज आजकल कॉम्पीट करती है, तो ऐसे होता है ना, एक कंपनी अगर 48 मेगापिक्सल कैमरा देती है, दूसरी 64 दे देती है, तो दैट इज़ एन एडिशनल पॉइंट। तो हम बोल सकते हैं कि उसके मुकाबले तो हमारा मोबाइल फ़ोन का कैमरा और बेटर है। भाई वो 3 कैमरा दे रहा है पीछे, हम 4 कैमरा दे रहे हैं। आजकल तो ऐसा भी आ गया है कि मल्टीपल कैमराज हो गए हैं, 4-5 कैमरा भी आते हैं। तो धीरे धीरे हम दूसरों के प्रोडक्ट से एक स्टेप आगे रहने की रेस में लग गए, एंड दैट इज़ डिफ्रेंशिएटिंग फ्रॉम अदर्स। तो उसको हम डिफ्रेंशिएशन स्ट्रैटेजी भी बोलते हैं। यहाँ पे इसकी भी बात होगी। इन दिस वे द फर्म्स आर स्ट्राइविंग कंटिन्यूसली थ्रू इनोवेशंस टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। तो कहीं ना कहीं कंपनीज हर रोज़ कुछ नया इनोवेट कर रही हैं, जिसके बेसिस पे वो मार्केट में कॉम्पीट कर सकें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मार्केटिंग प्रोसेस की बात हो रही है। इन द मार्केटिंग प्रोसेस द एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू वर्क मोर एफिशिएंटली, इनोवेटिवली एंड इफेक्टिवली। ये इस चीज़ पे अभी हमने बात की कि जो भी कंज्यूमेबल गुड्स सर्विसेज कंज्यूमर्स को प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो उसको जहाँ ज़रूरत है, जैसे ज़रूरत है, उसकी लाइफस्टाइल कैसी है, उसकी रिक्वायरमेंट कैसी है, उस हिसाब से उसको वो चीज़ें प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है, ताकि हमारा प्रोडक्ट और इजीली सेल हो सके। क्योंकि अगर आपके डोर स्टेप पे, आपकी रिक्वायरमेंट के टाइमिंग पे अगर मैं प्रोडक्ट आपको डिलीवर करता हूँ, तो आप तुरंत मेरी सर्विसेज अवेल करोगे। बट वही अगर मैं टाइमली डिलीवर ना करूँ, जब ज़रूरत है, जब सीज़न है तब डिलीवर ना करूँ, तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आने वाला। ठीक है, भले प्रोडक्ट अच्छा हो। मीनिंग देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं। The firms produce goods and services keeping in mind the future needs of the consumers. Obviously, marketing process is one in which the balance is made between the needs and the product mix. मतलब आपकी ज़रूरत और हमारे द्वारा प्रोवाइड किए गए प्रोडक्ट्स, उसका जो एक कंपैरिजन है, एक बैलेंस है, वो मार्केटिंग में यहाँ पे
जो है प्रोसेस में मेंटेन किया जाता है। कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस के हिसाब से प्रोडक्ट का नेचर डिसाइड किया जाता है और उस हिसाब से ये भी ध्यान रखा जाता है कि उसका परचेजिंग पावर कितना है, तभी जाके हम प्राइसिंग पे आ पाएंगे। देखो आज की डेट में सपोज मिडिल क्लास कंज्यूमर को एक कार की रिक्वायरमेंट है, एक 4 व्हीलर की, तो ठीक है, हमने ध्यान रख लिया कि मिडिल क्लास कंज्यूमर है तो उसको एक 4 व्हीलर से मतलब है। बहुत हाई फाई फीचर नहीं देंगे चलेगा, लेकिन एवरेज फीचर देंगे तो बेटर है। हाँ, अगर उसमें सीएनजी हम कंपनी से फिटेड दे देते हैं तो सीएनजी प्रेफर करने वाले लोग काफ़ी होंगे। म्यूज़िक सिस्टम अगर डिसेंट सा हो, अच्छा सा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। टच स्क्रीन फीचर नहीं देंगे तो चलेगा। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स नहीं होंगे तो भी चलेगा। एलॉय व्हील नहीं होंगे तो भी चलेगा। उसको बेसिक अच्छी गाड़ी दो, लेकिन बहुत हाई फाई फीचर पे जाने की ज़रूरत नहीं। एक ये पॉइंट भी होगा कि रिक्वायरमेंट उसकी क्या है, उसको गाड़ी से मतलब है, एवरेज से मतलब है, माइलेज और मेंटेनेंस से मतलब है। और दूसरा उसका परचेजिंग पावर कितना है। एक मिडिल क्लास फैमिली आज अगर एक गाड़ी खरीदना चाहे तो कितना पैसा वो उसके पीछे इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनकी इनकम और इन्फ्लेशन और वो सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, तो वो पता करके एक प्राइस पे आना पड़ेगा कि सपोज 4 to 5 lakhs या 3.5 to 5 lakhs के बीच में हमें गाड़ी का प्राइस रखना है। या अगर वेरिएंट रखते हैं तो भाई 3.5 या 4 से स्टार्ट करो, 6.5 तक जाने दो। फिर जो टॉप एंड मॉडल पे जाना चाहता है, जो फीचर्स मांग रहा है, उसको भी तो हम वो फीचर्स प्रोवाइड करें। तो एक वैगन आर या ऐसी कोई गाड़ी है जो एक मिडिल बोल सकते हैं कि क्वालिटी की कार है और उसका जो प्राइसिंग है वो भी उस रेंज में है, तो भाई 4 to 6 लाख में आपको गाड़ी मिल जाएगी। तो आपको उसमें जैसे फीचर्स चाहिए वैसे वेरिएंट्स हम प्रोवाइड करेंगे। तो ये बेसिक प्रोसेस होता है मार्केटिंग प्रोसेस का, जिसकी यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि मार्केटिंग प्रोसेस में बायर और सेलर के बीच में एक एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो क्रिएट करने का प्रोसेस या उसकी कोशिश की जाती है। दैट इज द बेसिक पार्ट। थ्रू एक्सचेंज द प्रोड्यूसर्स फुलफिल देयर बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स एंड बायर्स सेटिस्फाई देयर नीड्स। वो तो होता ही है ना, दोनों के लिए सिचुएशन जो है वो कंफर्टेबल होनी चाहिए। अब ये सब चीज़ें यहाँ पे उन्होंने एक डायग्राम में भी समझाई हुई है। आप इसको अगर रिफ़र करो तो देखो इसमें वही पॉइंट्स आएंगे जो हमने अभी पीछे देखे, कुछ नया नहीं है उसके अंदर। ठीक है, वो सेम ही चीज़ है। आगे क्या बोला है, डायरेक्टली काम के पॉइंट पे चलते हैं। फंक्शंस ऑफ द मार्केटिंग प्रोसेस, ये आपके लिए अभी पूरा प्रॉपर आंसर है कि भाई मार्केटिंग प्रोसेस के फंक्शंस क्या होते हैं, ये कैसे काम करता है। तो इसमें पहले बोल रहे हो कि भाई आपको करनी पड़ेगी मार्केटिंग रिसर्च। वैसे तो 15 पॉइंट्स हैं, हम डायरेक्टली एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मार्केटिंग रिसर्च की बात हो रही है। मार्केटिंग रिसर्च में क्या होगा, लैंग्वेज देखते हैं। इन सिंपल वर्ड्स इट कैन बी सेड दैट इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग द इन्फॉर्मेशन। भाई रिसर्च तो करो, कोई प्रोडक्ट बनाने से पहले, लॉन्च करने से पहले कंज्यूमर का टेस्ट, उसका प्रेफरेंस, वो क्या प्रेफर करता है, सर्वे करवाओ। आजकल तो ऑनलाइन पोलिंग हो जाती है, ऑनलाइन पोल डाल दो कि भाई आप मोबाइल में आ जाते हैं गूगल सर्वे, यूट्यूब पे वीडियो चलाते हो तो सर्वे आ जाता है स्टार्टिंग में, स्किप करना है आपको, आंसर करना है, आपकी मर्जी है। तो आप ऐसे करके एक पब्लिक सर्वे ट्विटर पे कर लो ना आजकल, ठीक है, इंस्टाग्राम पे कर लो, कंपनीज करती है ये सब, तो ये हो ही रहा है। इन लार्ज स्केल प्रोडक्शन द रिस्क इज़ हायर। आज की डेट में क्या है, बड़ा इन्वेस्टमेंट करना, बड़ा जो है सेटअप करना और बहुत लाखों करोड़ों लगा देना बहुत रिस्की हो गया है, क्योंकि कस्टमर्स का कोई भरोसा नहीं है। आज ये ट्रेंडिंग है, कल वो ट्रेंडिंग है, हैशटैग जिसके आगे लग जाए वो उसका ट्रेंड अपने आप बन जाता है। तो आज एक चीज़ ट्रेंडिंग है, 10 दिन में दूसरी हो जाएगी। तो जिसने बेचारे ने वो पहली चीज़ के लिए इतना मेहनत किया, प्रोडक्शन किया, वो तो डूब जाएगा। तो इसलिए पहले से रिसर्च करना, पैसा लगाने से पहले रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ एसेंशियल टू हैव नॉलेज रिगार्डिंग कंज्यूमर्स प्रेफरेंस। सही, आप समझो तो सही। देखो मार्केटिंग में एक बेस्ट चीज़ बोलते हैं बिजनेस में, आप जो बेचना चाहते हो वो मत बेचो, कस्टमर जो खरीदना चाहता है वो खरीदो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये होती है। अगर मैं आपको कोई प्रोडक्ट बेचना चाहता हूँ कि भाई आप ये प्रोडक्ट खरीद लो, बट आप वो खरीदना ही नहीं चाहते हो, आपको नहीं पसंद है, तो आप क्यों खरीदोगे, ऑब्वियसली। लेकिन आपको जो चीज़ पसंद है वो मैं अगर आपको बेचूंगा ना, आप फट से खरीद लोगे कि मुझे अच्छा लगता है। जैसे खाने पीने की चीज़ों में होता है, रेस्टोरेंट्स में जाओ, कैफ़ेज़ में जाओ, अब घर वाले चिल्लाते इतना अनहेल्दी फूड खाते हो तुम, तो अपने को अगर कोई कैफ़े में जाके अब भिंडी की सब्ज़ी और रोटी और दाल सर्व करेगा, खाओगे क्या आप, नहीं ना। लेकिन वही अगर आपको कोई पिज़्ज़ा या पास्ता सर्व करेगा या कोल्ड कॉफ़ी सर्व करेगा तो ऑर्डर करोगे ना। बस तो वो चीज़ है। तो आप जो खाना चाहते हो ना, वो लोग वही बेच रहे हैं। उनको भी पता है कि कितना अनहेल्दी है बर्गर और पिज़्ज़ा, कितना अनहेल्दी है ये हमें भी पता है, बेचने वाले को भी पता है। बट उसको मालूम है कि अगर मैं यहाँ दाल चावल और रोटी सब्ज़ी बेचूंगा ना तो नहीं बिकेगा, लेकिन जब मैं जंक फूड बेचूंगा ना तो धनाधन बिकेगा, लाइन लगेगी।
तो जो कस्टमर चाहता है उसको अगर वो ऑफर किया जाए तो ही आपका बिजनेस चलने वाला है। दैट इज़ द बेसिक रूल ऑफ मार्केटिंग, ठीक है, डन। अदरवाइज आप कितना भी ऐड करो वो आपको भाव नहीं देगा, बोले मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है, मैं आपकी बात भी क्यों सुनूँ, सीधी बात है। वी गेट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द डिमांड, प्राइस, कंपटीशन, ये सब हम पता कर सकते हैं। इसके लिए बहुत सारे मेथड्स हैं। क्वेश्चनेयर मतलब क्वेश्चंस पूछो और सामने आंसर जो है वो मांग लो सामने वाले का। ऑब्जर्वेशन, कुछ पूछो मत, बस बायर का बिहेवियर ऑब्जर्व करो कि कौन से प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रहे हैं, सेल्स डेटा और पास्ट ट्रेंड और वो सबसे पता कर लो। कॉम्पिटिटर्स के डेटा जो है वो निकलवा लो, उससे पता कर लो। नेक्स्ट पॉइंट है कलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट। इन मेनी केसेस द प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड एट डिफरेंट प्लेसेस and they need to be collected centrally, which is known as the collection of products. Okay, producers are scattered. Some products are seasonally produced, some products are produced on a small scale, and some products need further processing, and for all these reasons product collection is also required. जैसे सब्जियों में होता है, मतलब सब्जियां उगाने वाले जो किसान हैं, फार्मर्स हैं, वो तो कितनी जगह होंगे ना, फार्म्स तो अलग अलग लोकेशंस पे होते हैं, अलग अलग चीज़ों के फार्म्स अलग अलग लोकेशंस पे होते हैं। तो उन्होंने क्या किया हुआ है सब्जी के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, अभी वो फार्मर्स बिल आया जो आपने सुना भी होगा अगर, उसके लिए प्रोटेस्ट भी काफ़ी हो रहा है और अभी भी चल रहा है। ऑपोजिशन सब प्रोटेस्ट कर रहा है कि बिल अच्छा नहीं है, गवर्नमेंट बोल रही है कि फार्मर्स के लिए बिल बहुत अच्छा है। तो उसमें ये चीज़ है कि अभी तक रूल था कि फार्मर को अपनी सब्जी बेचनी है, क्रॉप्स बेचने हैं, तो उसको वो क्रॉप्स जो सब्जी मंडी है, जो एसोसिएशन है, वहाँ पे जाके जो खरीदार आएगा उसको बेचनी पड़ेगी, और उसमें मिनिमम प्राइस होता है, रूल्स रेगुलेशन होते हैं, प्रॉपर सिस्टम होता है, तो वो सब चीज़ें होती है। बट वहाँ पे ऐसा भी आर्ग्यूमेंट होता था कितनी बार कि उनको सही दाम नहीं मिलता है, कुछ आर्ग्यूमेंट करते थे और कुछ नहीं करते थे। फार्मर्स बिल में ये ओपन कर दिया कि अब फार्मर अगर चाहे तो अपना क्रॉप या जो भी उसका हार्वेस्ट किया हुआ वेजिटेबल है, जो कुछ भी है, वो मंडी में जाने के बदले वो किसी को भी बेच सकता है, XYZ पर्सन को, ये फ्रीडम उसको दे दिया। अब इससे ऑपोजिशन का ये कहना है कि ये जो फार्मर बिल है, अगर आपने फार्मर को ऐसे ओपन छोड़ दिया तो उसका एक्सप्लॉयटेशन होगा, बड़े बड़े जो मिडल मैन है वो उसे सस्ते दामों पे ख़रीद के उसको प्रेशराइज करेंगे, तो उल्टा उसको जो मिल रहा था वो भी अब नहीं मिलेगा। बट गवर्नमेंट कह रही है कि इससे उनके पास भी अलग अलग बायर्स अवेलेबल हो जाएंगे, तो वो अपने रेट पे बेचने की बात कर सकते हैं, तो फार्मर्स के ये फेवर में है। तो अब ये डिबेट तो चल रहा है, क्या सही है क्या गलत है, ये ओवर द टाइम पता चलेगा जब एक्चुअली में इसका इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद फार्मर्स फ़ायदे में या नुकसान में, ये बात सामने आएगी। तो अभी तो कहना पॉसिबल नहीं है, बट सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, ऑपोजिशन का और रूलिंग का, जिस पर फाइट चल रहा है। तो क्या होता है कि हर प्रोडक्ट को एक सेंट्रल लोकेशन पे कलेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि प्रोड्यूस अलग अलग जगह पे हो रहा है, और फिर वहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन करे तो चलेगा, ऐसी बात चल रही है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स। ये तो बेसिक पार्ट हो गया ना, रॉ मटेरियल लाओ, उसको प्रोड्यूस करके फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करो, ये तो बच्चों वाली चीज़ है। स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडेशन, हाँ ये भी होता है। स्टैंडर्डाइजेशन ग्रेडेशन का मतलब ये है कि इंडिया में अगर आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो तो उसके लिए रूल्स रेगुलेशन है कि आप क्या क्वालिटी का प्रोडक्ट बेच सकते हो, उसमें क्या इंग्रेडिएंट यूज़ कर सकते हो। जैसे फूड सेफ्टी अथॉरिटी है, तो वो लोग ये ध्यान रखते हैं कि भाई खाने पीने की चीज़ों में ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, वो लोग फोकस करते हैं उसके ऊपर। तो स्टैंडर्डाइजेशन वही होता है। ग्रेडेशन का मतलब होता है क्वालिटी। अभी जैसे सपोज मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, एप्पल खरीदने जाओ, ठीक है, कोई फ्रूट वेंडर के पास जाओ, बोले मुझे एप्पल चाहिए, तो वो आपको बताएगा कि ये जो है 100 रुपये किलो है, ये 120 रुपये किलो है, ये 80 रुपये किलो है, 150 रुपये किलो है, 200 रुपये किलो है। आप बोलोगे भैया क्या फ़र्क है इसमें, ये 80 रुपये का और ये 200 रुपये का। बोले मैम आप क्वालिटी देखो, बोले सर आप क्वालिटी देखो, ये पीस आप देखो कितना बड़ा एप्पल है और उसका कलर देखो, तो ना वो छोटे छोटे एप्पल्स जो होंगे तो वो साइज़ के हिसाब से और कलर के हिसाब से और कहाँ का प्रोड्यूस है उस हिसाब से भी उसकी ग्रेडेशन होती है। तो अलग अलग कैटेगरी के होंगे। अब मुझे पता है कि यार एप्पल जैसा भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एप्पल तो एप्पल। अपन पूछते भाई टेस्ट तो सही है ना, मीठा है ना, बोलेगा हाँ टेस्ट सबका बढ़िया है, लेकिन साइज़, कलर और कहाँ का वो एप्पल है उसमें डिफरेंस है। तो अपने बोलेंगे तू भाई मुझे 100 रुपये वाला दे दे, चल एकदम 80 वाला भी नहीं, 100 वाला दे दे, 200 वाला अपने बजट में नहीं है। कोई बोलेगा यार सबसे महंगे वाले बड़े पीस होने चाहिए, भाई घर में फंक्शन है, वहाँ पे है, कोई गेस्ट आने वाले हैं, वो फ्रूट का वो बनवाते हैं तो उसके लिए गिफ्ट में देना है, तो हमें तो अच्छी क्वालिटी की चाहिए, तो 200 वाले दे, पैसे की कोई टेंशन नहीं। तो ग्रेडेशन करना भी ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें भी मार्केटिंग में होती है कि अलग अलग ग्रेड के गुड्स रेडी रखो, क्योंकि बायर हर कैटेगरी का आएगा, किसी को सस्ता चाहिए, किसी को महंगा, किसी को एवरेज, तो आप वैसे उसको ऑफर करो तो ज़्यादा अच्छा है।
ठीक है, नेक्स्ट है लेबलिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स। अब देखो लेबलिंग की जो बात हो रही है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा अगर आप कोई कंपनी के ब्रांडेड प्रोडक्ट्स परचेज करते हो, जैसे कोई नोटबुक या ऐसा कुछ आप परचेज कर रहे हो, या और कोई भी प्रोडक्ट, जैसे फ्रूट्स पे भी होता है, खाने पीने की चीज़ों पे होता है, और कोई पर्टिकुलर हैंडसेट पे, मोबाइल फ़ोन के डब्बे पे हो सकता है, या इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के बॉक्स पे हो सकता है, तो उनका एक वो हॉलमार्क या एक लेबल या टैग ऐसा कुछ लगा होता है जिससे ये रिकग्नाइज़ किया जा सके कि ये प्रोडक्ट डुप्लीकेट है या ओरिजिनल है। तो उसका कोई बार कोड या ऐसा कुछ नंबर होगा, या आजकल तो उस पर QR कोड भी आता है, जिसे स्कैन करके भी आप उसकी डिटेल्स पता कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो है वो ऑथेंटिसिटी और ओरिजिनलिटी को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है। और कपड़ों के ब्रांड्स जो होते हैं उसका जो पैकिंग होता है क्लोथिंग का, या जो शूज़ का बॉक्स होता है उसके ऊपर भी ऐसे स्टिकर्स लगे होते हैं, वो रेडियम टाइप शाइनिंग होता है, उसको हॉलमार्क बोला जाता है। तो ऐसे भी लोग लगाते, तो वो लेबलिंग जो है बहुत ज़रूरी है। उस पर बैच नंबर, प्रोडक्शन नंबर, लोकेशन ऑफ प्रोडक्शन सब कुछ मेंशन किया होता है कोड नंबर के फॉर्म में, जिससे पता चले कि हाँ ये कौन सा प्रोडक्ट है और कहाँ का बना हुआ है। क्लियर है? तो इसको हम लेबलिंग बोलते हैं। फिर इसके बाद बात हो रही है प्राइस डिटर्मिनेशन की। तो उसके ऊपर तो हमने बात की थी कि भाई कॉस्टिंग निकालो, परचेजिंग पावर देखो, कितना खर्चा प्रोडक्शन के बाद बाकी चीज़ों में लगने वाला है वो समझो। जब ये सब क्लियर होगा उस बेसिस पे, और फिर हमारा प्रॉफिट मार्जिन कितना हमें रिक्वायर्ड है, कॉम्पिटिटर ने कितना प्राइस रखा है, ये सब चीज़ों को ध्यान में रख के हम एक प्राइस डिटरमाइन कर सकते हैं, ये पॉसिबल है। पैकिंग द प्रोडक्ट, हाँ पैकेजिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। और यू नो पैकिंग अट्रैक्टिव होना चाहिए, ये भी ज़रूरी है। पैकिंग जो है वो ईज़ी टू हैंडल, ईज़ी टू ट्रांसपोर्ट, ईज़ी टू मेंटेन होना चाहिए, भी ज़रूरी है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मतलब आज से सपोज 10-12 ईयर्स पहले जब फर्स्ट टाइम मैंने मेरे लिए मोबाइल फ़ोन परचेज़ किया था, ठीक है, मतलब पेरेंट्स ने जब मुझे पहली बार मोबाइल फ़ोन दिलाया, तो हम जब नया मोबाइल फ़ोन ख़रीदने गए थे मेरे लिए, तो इट इज़ मोर देन 10 to 12 ईयर्स ओल्ड पॉइंट, ठीक है, तब की बात है। तो उस टाइम पे मोबाइल फ़ोन के जो बॉक्सेस आते थे वो इतने बड़े बड़े बॉक्स आते थे, पूरा ऐसे मिठाई का डब्बा होता है ना, उतने स्क्वायर बड़े बॉक्सेस आते थे, और उसके अंदर अच्छे से फ़ोन रखा है, बाजू में उसका वो ईयरफोन रखा है, चार्जर सॉकेट रखा है, अडेप्टर है, मतलब वो यूज़र गाइड है, इतना बड़ा बॉक्स आता था। अब आज की डेट में अगर आपने मोबाइल हैंडसेट अभी रिसेंटली आपने भी कभी ना कभी या घर में किसी ने परचेज़ किया होगा, जितना मोबाइल फ़ोन है उससे 20% भी एक्स्ट्रा साइज़ नहीं होता है बॉक्स का, ये आपने देखा होगा। तो बॉक्सेस को थोड़ा उन्होंने उनकी जो हाइट है वो बढ़ा दी है, और उसके अंदर ही फ़ोन के नीचे ही वो चार्जर ईयरफोन पीछे सेट करके यूज़र मैनुअल दे देते, इतना पतला सा बॉक्स, जितना फ़ोन है ना उसी साइज़ का आपको थोड़ा सा बड़ा बॉक्स मिलेगा, ज़्यादा स्पेस वो लोग वेस्ट नहीं करते। ये सब चीज़ें इनोवेशंस हैं, ये इम्प्रोवाइजेशन है। यहाँ पे कंपनीज़ ने देखा कि जब हम ये कर रहे हैं तो जो बॉक्सेस हैं क्यों अननेसेसरी बड़े बड़े डब्बे बना के देने, एक तो उसमें मटेरियल ज़्यादा लग रहा है, वो स्पेस ज़्यादा रोकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बढ़ जाता है, क्योंकि जब एक टेम्पो में गुड्स जा रहा है तो उतनी ही वॉल्यूम में आप अब पहले अगर 100 पीसीस बेच सकते थे, अब 180 पीस बेच सकते हो, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सेव हो रहा है ना सबका। तो इट इज़ वेरी मच नेसेसरी कि भाई पैकिंग के ऊपर हम पूरा फोकस करें। अच्छा, प्रोडक्ट किस नेचर का है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है तो उसकी पैकिंग वैसी रखो कि पानी वानी लगने का चांस ना रहे और डैमेज ना हो जाए, प्लास्टिक शीट्स और वो सब पूरा यूज़ करके उसको सील करो कि पानी में पैकेट गिर जाए बट वो पोरस नहीं होना चाहिए कि पानी अंदर चला जाए, वो भी चीज़ें होती है। अच्छा, अगर प्रोडक्ट ऐसा है जो डैमेज हो सकता है गिरने से, तो उसके अंदर इनफ कुशनिंग और वो सब हम करके दें। ये सारी बेसिक सी चीज़ें होती हैं जो ध्यान रखी जाए। और कस्टमर्स के लिए वो पैकिंग ओपन करना भी ईजी होना चाहिए। पता है, इसका भी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। बहुत ऐसे हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें इश्यूज आते हैं, जैसे एक वो पल्प पल्प आता है, पल्प का जार आता है, या पता है अगर आप घी परचेज करते हो ना, तो घी का वो जो टिन का डब्बा आता है, ठीक है, वो जो टिन होता है उसको पहले ना खोलना बहुत डिफिकल्ट होता था। मेरे खुद के हाथ में 2 बार लग चुकी है, मतलब कट गया था वो जो टिन टिन होता है। या फिर तो वो स्वीट्स में आते हैं रसगुल्ले गुलाब जामुन वो सब नहीं आते, तो वो स्टील का कैन होता है और टिन का कैन होता है, तो वो ना पहले कट करना पड़ता था कटर से, और वो कटर से कट करने में अगर आपका हाथ ज़रा सा भी स्लिप हुआ तो सीधा वो टिन में आपका हाथ घुस जाएगा। वो मुझे 2 बार खुद ब्लीडिंग हो चुका है उस वजह से, इतना शार्प होता है वो कि अंदर तक हाथ में चला जाता है, फिर तो वो टेटनस का इंजेक्शन और वो सब हो जाता है, वो भी हुआ है। अब अगर आप देखोगे आजकल वो जो टिन के बॉक्सेस आते हैं ना, उसके ऊपर एक जैसे कोल्ड ड्रिंक का जो कैन आता है उस टाइप का, उसके ऊपर वो पुल करने के लिए लिड दिया होता है कि आप उसको पुल करो और वो पूरा घुमा के खोल लो, तो आपको कट नहीं करना पड़ेगा, वो सिर्फ पुल करने से ईजिली ओपन हो जाएगा। तो ऐसी पैकिंग होनी चाहिए जहाँ कंज्यूमर परेशान ना हो। मतलब पहले क्या होता था, वो घी का डब्बा या वो रसगुल्ले का डब्बा या ऐसा कुछ अगर आ गया घर में, पल्प मैंगो पल्प आता था उसका डब्बा आ गया, तो उसको खोलना मुसीबत थी।
और उसको नॉक करके वो उससे स्क्रू ड्राइवर से या फिर कटर से कट करके हथौड़ी से उसको मार के खोलना पड़ता था। और सच में एक बार लगा ना, फिर डर लगता था कि यार ये आया, इसको खोलेंगे ना हाथ में लग जाएगी, और बहुत डिफिकल्ट होता था। और अगर हाउस वाइफ्स है, लेडीज़ हैं, तो उनके लिए तो पॉसिबल ही नहीं। बट अब जो पैकिंग आया है, आप इजीली वो टिन को पुल करो, उसका लिड पूरा बाहर आ जाता है और किसी को कोई चोट नहीं लगने वाली। तो ईजी कर दिया उन्होंने। तो पैकिंग उस तरीके का हो कि कस्टमर्स के लिए उसको मेंटेन करना, यूज़ करना ईजी रहे, वापस से उसको पैक करना हो तो भी वो पॉसिबल हो। अगर ऐसा दे सके तो और बेटर है। तो इम्प्रोवाइजेशन हुआ है और होते रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट स्टोरेज प्रोडक्ट्स की बात हो रही है, ठीक है। देखो, स्टोरेज प्रोडक्ट्स का मतलब कैसा हो गया कि अगर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जिसको हम लॉन्ग टर्म तक स्टोर कर सकते हैं, तो उसका ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो जाता है। जैसे खाने पीने की चीज़ें हैं, मिठाइयाँ हैं, तो मिठाइयों में जनरली वो मिठाई बेचने वाला बॉक्स पे लिख देता है कंज्यूम विद इन 24 आवर्स। तो हमें पता है कि ये मिठाई 2 दिन से ज़्यादा तो नहीं चलेगी मैक्सिमम, उससे ज़्यादा तो हम चला भी नहीं पाएंगे, वो स्मेल आ जाएगी, ख़राब हो जाएगी, तो नहीं खा सकते आप। तो उसको आप अगर ट्रांसपोर्ट करते हो तो कितना ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, मतलब 24 घंटे में पहुंच जाए, उससे ज़्यादा तो आप उसको रख ही नहीं सकते हो। तो दुकान वाला ही बोल देगा कि भाई ये दूध की बनी हुई मिठाई है, नहीं रहेगी, आप 24 आवर्स में कंज्यूम नहीं करोगे तो ये ख़राब हो जाएगी, तो आप उसको ट्रांसपोर्ट में नहीं बेच सकते हो। क्लियर हो गया। लेकिन और कोई प्रोडक्ट है जिसको उस तरीके से वो एयर टाइट डब्बे में या ऐसे कुछ पैक किया हो, ये 45 डेज तक ख़राब नहीं होगी या 50 डेज तक ख़राब नहीं होगी। यहाँ पे तो पता है, जो गुजराती फरसान नाश्ता ये सब नहीं होता, और इवन डोसा और वो सब होता है। तो ऐसी चीज़ें, ये खाकरा, डोसा, भाकरी, थेपला, ये सब चीज़ें पैक होती है फॉर एक्सपोर्ट। मतलब जो अपने NRIs हैं, स्पेशली गुजराती पीपल जो NRIs है काफ़ी सारे हैं, तो लोग यहाँ से उनको वहाँ पे वो चीज़ें भेजते हैं और फिर वो लोग वहाँ पे उसको कंज्यूम करते हैं। तो वो 1-2 महीने तक आप एक्सपोर्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उस तरीके से उसको बनाते हैं कि वो लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव करे। तो अगर ऐसी चीज़ों को स्टोर किया जा सकता है तो उसका ट्रांसपोर्टेशन और उसका कंजम्पशन जो है वो और ज़्यादा ईजी हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट सर्विस, ठीक है। ट्रांसपोर्ट सर्विस आपके पास अच्छी होनी चाहिए इन बोथ द वेज, रॉ मटेरियल जो है रिसीव करने के लिए भी, और जो फिनिश प्रोडक्ट है उसको कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए भी। दोनों केस में ये चीज़ पॉसिबल होनी चाहिए। इंश्योरेंस लेना ज़रूरी है प्रोडक्ट का, बिकॉज प्रोडक्ट आपके फैक्ट्री पे पड़ा है, गोडाउन में पड़ा है, ट्रांसपोर्टेशन में है, अभी रास्ते में है, ट्रांजिट में है। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम प्रोडक्ट के साथ कुछ भी हो सकता है। एक्सीडेंट हो गया, चोरी हो गए, रास्ते में लड़ाई झगड़ा, राइट्स हो गए, किसी ने ट्रक को आग लगा दी, शिप से गुड्स आ रहे हैं, शिप डूब गई, प्लेन से आ रहे हैं, प्लेन क्रैश हो गया, कुछ भी हो सकता है। गोडाउन में पड़ा है, गोडाउन में शॉर्ट सर्किट हो गया, चोरी हो गई, एनीथिंग इज पॉसिबल, फ्लड्स आ गए। तो इंश्योरेंस ले लो उसका, ताकि अगर कुछ प्रॉब्लम हो, इंश्योरेंस कंपनी विल पे और आप सेफ रहो, ठीक है। फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स, फाइनेंशियल अरेंजमेंट मतलब बिजनेस चलाने के लिए पैसा अरेंज होना ज़रूरी है। जो वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा चाहिए, डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए पैसा चाहिए, इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप उसका ध्यान रखो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, एडवर्टाइजमेंट की बात हो रही है। एडवर्टाइजमेंट स्ट्रैटेजी इज बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेड डिमांड एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस। अब देखो, एडवर्टाइजमेंट जो है, हम हर कंपनी एडवर्टाइजमेंट करती तो है यूजुअली, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो करती है, बट उसमें भी एक कॉस्ट बेनिफिट कैलकुलेशन करना होता है कि अगर एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं तो कितना खर्चा उसके पीछे हम कर सकते हैं। एक बजट तो डिफाइन करना पड़ेगा। अब मैं देख रहा हूँ कि भाई मैं महीने का 1 लाख रुपए कमा सकता हूँ और उसके पीछे मतलब साल का 12 लाख रुपए प्रॉफिट कमा सकता हूँ, ये पॉसिबिलिटी है सपोज मेरे बिजनेस में। अब मैं ये सोचता हूँ कि मैं 12 लाख रुपए पूरे साल का मैं कमाऊंगा, तो मार्केटिंग पे ज़्यादा से ज़्यादा कितना खर्च करूंगा, 5%, 10%, 15%, 20%, और तो कितना करूंगा। और मुझे पता है कि इससे बहुत ज़्यादा कंज्यूमर बेस बढ़ने वाला नहीं, तो मैं क्यों इतना पैसा वेस्ट कर रहा हूँ, मेरा सेल तो वैसे भी हो रहा है। और अगर मुझे लगता है कि नहीं, अगर मैं एडवर्टाइजमेंट करूँगा तो मार्केट तो बहुत बड़ा है, मेरा शेयर छोटा है, तो अगर मैं एडवर्टाइजमेंट करूँ तो और पब्लिक मेरा गुड्स कंज्यूम करेगी, मेरी सर्विसेज अवेल करेगी, तो बेटर है मैं थोड़ा इस पर स्पेंड करूँ हैवीली, तो इट इज़ ओके। बहुत सारे ब्रांड्स जिनको फंडिंग मिलती है वो एडवर्टाइजमेंट पे ओवर खर्चा करते हैं। मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ, जैसे आप अनअकैडमी का ऐड देखते हो, या बाईजूस का ऐड देखते हो, या फिर Dream11 का ऐड देखते हो IPL के टाइम पे, या और कोई भी पर्टिकुलर कंपनी, आप जोमेटो, पेटीएम, ये सब के जो एड्स देखते हो ना, ये लोग ओवर स्पेंडिंग करते हैं। इनका मैक्सिमम बजट जो है वो एडवर्टीजमेंट पे खर्च होता है, क्योंकि इनकी ब्रांडिंग उस वजह से ही होती है। अगर ये एडवर्टाइज नहीं करेंगे ना, तो इनकी ब्रांडिंग नहीं होगी और ब्रांड क्रिएट नहीं होगा, तो उसकी वैल्यू नहीं बढ़ेगी और उतना पैसा वो चार्ज नहीं कर पाएंगे जितना वो एक्चुअली में करना चाहते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो उनके लिए अलग है। अब मैं सोचता हूँ कि मैं अननेसेसरी क्यों मार्केटिंग करूँ, मैं यहाँ सूरत में पढ़ा रहा हूँ स्टूडेंट्स को, तो ऑलरेडी मेरा नाम अच्छा है,
मेरे रिजल्ट्स को देख के बच्चे जो हैं वो मेरे पास आ रहे हैं। हाँ नो डाउट रिजल्ट आता है तो हम एक रीजनेबल लेवल ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग है, न्यूज़पेपर एड्स है, वो तो करते ही हैं, बट ओवर स्पेंडिंग नहीं कर सकता मैं उसके ऊपर, क्योंकि मेरा बजट उतना नहीं, मैं उतना नहीं अर्न कर रहा हूँ कि सारा पैसा मैं मार्केटिंग में खर्च कर दूँ, मुझे इसी पैसे से सर्वाइव भी करना है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो मेरी वही रहेगी। क्लियर है? तो एडवर्टीजमेंट का अपना एक बजट और तरीका हो सकता है, सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन का अपना एक सिस्टम हो सकता है, मतलब मेरे सप्लायर्स मुझे गुड्स अगर पहुंचाने हैं मेरी फैक्ट्री से पूरे इंडिया में, तो क्या डिस्ट्रीब्यूशन चेन, क्या नेटवर्क मैं फॉलो करूंगा, तो वो सब चीज़ें जो हैं वो भी डिस्कस करके एक प्रॉपर प्लानिंग से उस चल सकते हैं और उस बेसिस पे काम हो सकता है। सेलिंग का मतलब क्या, अब ये तो एक्चुअली में प्रोडक्ट हैंड ओवर करने वाली बात है जो कंज्यूमर है उसको, तो इसमें मिडल मैन का क्या रोल होगा, डिस्ट्रीब्यूटर्स को हम किस तरीके से अपने साथ रखेंगे, उनको कमीशन कितना देंगे, और ऑनलाइन सेलिंग का भी कोई ऑल्टरनेटिव रखना है क्या, या सिर्फ फिजिकल सेलिंग करना है, ई कॉमर्स जैसा कुछ सेटअप करना है, तो वो सब चीज़ें भी हम डिसाइड कर सकते हैं। और आखिरी पॉइंट जो है यहाँ पे, इट इज़ आफ्टर सेल्स सर्विस। आफ्टर सेल सर्विस का मतलब ये आज सबसे ज़रूरी हो गई है, प्रोडक्ट बेचने के बाद जो सर्विस की ज़रूरत पड़ती है वो, जैसे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में बेच रहा हूँ, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट अगर मैंने बेचा है तो उसमें खराबी तो कभी भी आ सकती है। मैंने एक रेफ्रिजरेटर खरीदा, रेफ्रिजरेटर 50,000 रुपये का है सैमसंग का, तो 50,000 का फ्रिज खरीदा है, कभी तो कुछ खराब होगा, प्रॉब्लम तो आएगी, किसको कंप्लेंट करूँ? सैमसंग वाला बोलता है नहीं वो फिर आप ढूंढ लो कोई रिपेयरिंग वाला, हमारे पास वो फैसिलिटी नहीं है। तो फिर मैं उसकी जो प्रोडक्ट है वो खरीदने से पहले सोचूंगा कि यार प्रॉब्लम आई तो फिर जवाबदारी तो ले नहीं रहे, रिपेयरिंग के लिए तो किसी को भेज नहीं रहे, पैसा तो मैं देने को रेडी हूँ चलो, लेकिन कुछ वारंटी हो और कुछ सर्विस में कुछ बेनिफिट्स मिले, कंपनी का बंदा खुद मुझे पार्ट्स ला के दे, सर्विस करके दे, तो वो सब फैसिलिटी होनी चाहिए ना। अगर वो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो मैं इस कंपनी के साथ अपना प्रोडक्ट जो है परचेज करने के लिए रेडी नहीं होऊंगा। तो ये सब चीज़ें कंपनी वाले जानते हैं, तो उनको आजकल आफ्टर सेल सर्विस पे कुछ ज़्यादा ही फोकस करना पड़ता है, और हर कंपनी कोशिश करती है कि कस्टमर प्रोडक्ट खरीदने के बाद हमसे नाराज़ नहीं होना चाहिए कि सर्विस अच्छी नहीं मिली। नहीं तो लोग क्या करते हैं पता है, लोग बोलते हैं कि यार देख गाड़ी बहुत अच्छी है, या देख मोबाइल फ़ोन बहुत अच्छा है, लेकिन कस्टमर केयर सर्विस बहुत बेकार है। सर्विस सेंटर पे जाएगा ना दिमाग ख़राब हो जाएगा, एक तो ऑथोराइज सेंटर है नहीं, अच्छा हमारे सिटी में नहीं है सेंटर, दूसरी जगह भेजो, कोरियर करो, ये वो बहुत झमेला है, इससे तो बेटर है दूसरी कंपनी का ले ले जिसमें फ़ीचर दो कम है लेकिन सर्विस अच्छी है। तो लोग सर्विस को देख के प्रोडक्ट खरीदते हैं, कितनी बार ये भी होता है, और दैट इज़ वेरी प्रैक्टिकल, क्योंकि फिर जब सर्विस करवाने की ज़रूरत पड़े और आप दौड़ते हो जाओ, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। क्लियर? इसके बाद देखो डिफरेंस बिटवीन है मार्केटिंग और सेलिंग। अब क्योंकि इतना सब मैंने आपको समझा दिया है, पॉइंट इन्हीं में से बनने हैं, पढ़ना आपका काम है, क्वेरी आपको पूछनी है, उसके बेसिस पे फिर हम आगे काम कर सकते हैं। तो यहाँ तक अपना एक पार्ट कंप्लीट हुआ है। अब सेकेंड टॉपिक जो स्टार्ट हो रहा है 10.2, दैट इज़ द आइडियोलॉजी रिगार्डिंग द मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो वो एक नया ही सेक्शन है, तो उस सेक्शन को अपने फिर नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे, आज के लिए काफ़ी है, और वहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से मार्केटिंग होती है और क्या क्या उसकी आइडियोलॉजीज़ हैं। तो आपको कोई भी क्वेरी हो, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है, और जो भी आपकी क्वेरीज हैं हम फुलफिल करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।